हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 8 तथा 9 में हमने वस्तुओं की गति के बारे में तथा बल को गति के कारक के रूप में अध्ययन किया। हमने सीखा कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर ही गिरती है। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तु पर ग्रह पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। आइजैक न्यूटन इस तथ्य को समझ गए थे कि इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं की गति पर विचार करेंगे। हम अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार परिवर्तित होता है। द्रव्यों में वस्तुओं के प्लवन की शर्तों के बारे में भी हम विचार विमर्श करेंगे। गुरुत्वाकर्षण हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। कहते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा। सेब के गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या यह चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती? क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है? उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, वरन पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। अतः वह अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है। लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते। आइए चंद्रमा की गति को समझने के लिए क्रियाकलाप 8.11 पर पुनः विचार करें। क्रियाकलाप 10.1 धागे का एक टुकड़ा लीजिए। इसके एक सिरे पर एक छोटा पत्थर बांधिए। धागे के दूसरे सिरे को पकड़िए और पत्थर को वृत्ताकार पथ में घुमाइए जैसा कि 10.1 में दिखाया गया है। पत्थर द्वारा नियत परिणाम के वेग से वृत्ताकार पथ में गति यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। पत्थर की गति की दिशा को देखिए। अब धागे को छोड़िए, फिर से पत्थर की गति की दिशा को देखिए। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी। वृत्त पर स्पर्श रेखा कोई सरल रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है वृत्त पर स्पर्श रेखा कहलाती है। इस चित्र में सरल रेखा ABC वृत्त के बिंदु B पर स्पर्श रेखा है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल ना हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। यह देखा गया है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देख पाते? गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 9.4 पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य है, इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देखते। इसी तर्क का विस्तार यह जानने के लिए कीजिए कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले की भांति तर्क करके हम कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तु के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम विश्व
कक्षा का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। किन्हीं दो एक समान पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में निर्देशित होता है। F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M मल्टीप्लाई स्मॉल m अपॉन स्मॉल d की स्क्वायर। ये फोर्स है। यहाँ पर बताया गया कि आइजैक न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में ग्रेथम के निकट वुल्सथॉर्पे में हुआ था। विज्ञान के इतिहास में वह प्राय सबसे अधिक मौलिक तथा प्रभावशाली सिद्धांतवादी के रूप में जाने जाते हैं। वे एक निर्धन कृषक परिवार में जन्मे थे, लेकिन वे खेतों के काम में कुशल नहीं थे। 1661 में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया गया। सन 1665 में कैम्ब्रिज में प्लेग फैल गया और न्यूटन के एक वर्ष की छुट्टी मिल गई। ऐसा कहा जाता है कि इसी वर्ष उनके ऊपर सेब गिरने की घटना घटित हुई। इस घटना ने न्यूटन को चंद्रमा को उसकी कक्षा में बनाए रखने वाले बल गुरुत्व बल के बीच संबंध की संभावना की खोज करने को प्रेरित किया। इससे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम खोज निकाला। विशिष्ट बात यह है कि उनसे पहले भी बहुत से महान वैज्ञानिक गुरुत्व के बारे में जानते थे, किंतु वे उसके महत्व को समझने में असफल रहे। न्यूटन ने गति के सुप्रसिद्ध नियमों को प्रतिपादित किया। उन्होंने प्रकाश तथा रंगों के सिद्धांतों पर कार्य किया। उन्होंने खगोलीय प्रेक्षणों के लिए खगोलीय दूरदर्शी की रचना की। न्यूटन एक महान गणितज्ञ भी थे। उन्होंने गणित की एक नई शाखा की खोज की जिसे कलन कैलकुलस कहते हैं। उसका उपयोग उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए किया कि किसी एक समान घनत्व वाले गोले के बाहर स्थित वस्तुओं के लिए गोले का व्यवहार इस प्रकार होता है जैसे कि उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर स्थित है। न्यूटन ने अपने गति के 3 नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से भौतिकी विज्ञान के ढांचे को बदल दिया। 17वीं शताब्दी की प्रमुख वैज्ञानिक क्रांति के रूप में न्यूटन ने कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो तथा अन्य के योगदान को अपने कार्यों के साथ एक नए शक्तिशाली संश्लेषण के रूप में सम्मिश्रित किया। यह एक विशिष्ट बात है कि उस समय एक गुरुत्व सिद्धांत का सत्यापन नहीं हो सका था, यद्यपि उसकी सत्यातक के बारे में कोई संदेह नहीं था। इसका कारण था कि न्यूटन का सिद्धांत ठोस वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित था और गणित से उसकी पुष्टि भी की गई थी। इससे यह सिद्धांत सरल व परिष्कृत हो गया। ये विशेषताएं आज भी किसी अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत के लिए अपेक्षित है। न्यूटन के व्युत्क्रम व नियम का अनुमान कैसा लगाया? ग्रहों की गति के अध्ययन में सदैव से ही हमारी गहरी रुचि रही है। 16वीं शताब्दी तक अनेक खगोल शास्त्रियों ने ग्रहों की गति से संबंधित बहुत से आंकड़े किए और एकत्रित किए। जोहान्स केपलर ने इन आंकड़ों के आधार पर 3 नियम व्युत्पन्न किए। केपलर के नियम, जिन्हें केपलर के नियम कहा जाता है, ये नियम इस प्रकार है। नंबर 1, प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है और सूर्य एक दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है, जैसा कि निम्न चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र में सूर्य की स्थिति को O से दर्शाया गया है। 2, सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इस प्रकार यदि A से B तक की गति करने में लगा समय C से D तक की गति करने में लगे समय के बराबर हो तो क्षेत्रफल OAB तथा क्षेत्रफल OCD बराबर होंगे। सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी r का घन उस ग्रह के सूर्य के परिक्रमण काल t के वर्ग के समानुपाती होता है अथवा r की पावर 3 बटा t की पावर 2 बराबर स्थिरांक होता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ग्रहों की गति की व्याख्या करने के लिए केपलर कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर सके। न्यूटन ने ही यह दिखाया कि ग्रहों की गति का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है जो सूर्य उन पर लगाता है। न्यूटन ने केपलर के तीसरे नियम का उपयोग गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन करने में किया। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ घटता जाता है। एक सरल तर्क इस प्रकार है कि हम कल्पना कर सकते हैं कि ग्रहों की कक्षाएं वृत्ताकार है। मान लीजिए कि कक्षीय वेग v तथा ग्रह की कक्षा की त्रिज्या r है। तब परिक्रमा करते हुए ग्रह पर लगने वाला बल F व्युत्क्रमानुपाती होगा b² बटा r। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b² बटा r। यदि परिक्रमण काल t है तथा v = 2π/t है
अर्थात v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर अपॉन t की पावर 2। इस संबंध को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि v की स्क्वायर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r गुना r की पावर 3 बटा t की पावर 2, क्योंकि r की पावर 3 बटा t की पावर 2 केपलर के तीसरे नियम के अनुसार एक स्थिरांक है। v की पावर 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r। इसे f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अपॉन r के साथ संयोजित करने पर हमें प्राप्त होता है f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r की स्क्वायर। मान लीजिए m तथा स्मॉल m द्रव्यमान के दो पिंड a तथा b एक दूसरे से d की दूरी पर स्थित है। चित्र 10.2 मान लीजिए दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल F है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दोनों पिंड के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है, अर्थात F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M गुणा स्मॉल m, तथा दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। समीकरण 10.1 तथा 10.2 से हमें प्राप्त होगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M गुणा स्मॉल m अपॉन d की स्क्वायर। F कैपिटल G कैपिटल M गुणा स्मॉल m अपॉन d की स्क्वायर। जहाँ कैपिटल G एक आनुपातिक स्थिरांक है, इसे सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक कहते हैं। वज्र गुणन करने पर समीकरण 10.4 से प्राप्त होगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d की स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल G मल्टीप्लाई कैपिटल M गुणा स्मॉल m। कैपिटल G इज इक्वल टू F d की स्क्वायर अपॉन कैपिटल M गुणा स्मॉल m। समीकरण 10.5 में बल, दूरी और द्रव्यमान के मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमें कैपिटल G के SI मात्रक प्राप्त होंगे, जो न्यूटन मीटर का स्क्वायर kg-2 है। हेनरी कैवेंडिश 1731 से 1810 ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके कैपिटल G का मान ज्ञात किया। G का मान वर्तमान मान्य मान 6.673 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2 है। हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल विद्यमान होता है। आप अपने तथा समीप बैठे अपने मित्र के बीच लगने वाले इस बल के मान का अभिकलन कीजिए। निष्कर्ष निकालें कि आप इस बल का अनुभव क्यों नहीं करते हैं। यह नियम सार्वत्रिक इस अभिप्राय से है कि यह सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे ये वस्तु बड़ी हो या छोटी, चाहे ये खगोलीय हो या पार्थिव। व्युत्क्रम वर्ग F स्मॉल d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इस कथन का अर्थ है कि यदि स्मॉल d को g गुणा कर दिया जाए तो F का मान 36वां भाग रह जाएगा। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। 10.1 पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10 की पावर 24 kg है तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 गुणा 10 की पावर 22 kg है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर है, तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। G यहाँ पर है 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। यहाँ पे हल दिया है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10 की पावर 24 kg है। चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 गुणा 10 की पावर 22 है। पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी d 3.84 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर है। 3.84 गुणा 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1000 मीटर, तो 3.84 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ हो गया 8 मीटर। तो कैपिटल G की मान आया 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। समीकरण 10.4 से पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G गुणा कैपिटल M गुणा स्मॉल m बटा d की स्क्वायर। 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 गुणा 6 गुणा 10⁻24 kg मल्टीप्लाई 7.4 गुणा 10⁻22
kg अपॉन 3.84 मल्टीप्लाई 10⁸8 मीटर की स्क्वायर, पूरे की स्क्वायर है ये, 3.84 मल्टीप्लाई 10⁸8 मीटर की स्क्वायर है ये। तो यहाँ पे आंसर आया 2.02 मल्टीप्लाई 10⁻20 न्यूटन। अतः पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल 2.02 मल्टीप्लाई 10⁻20 न्यूटन है। यहाँ पर अगर जब आप फॉर्मूला यूज़ करते हो कैपिटल एफ कैपिटल जी कैपिटल एम गुना स्मॉल एम बटा डी, अगर आपके पास जी का मान वैल्यू पता है 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻11 है और कैपिटल एम की वैल्यू दी है और स्मॉल एम की भी और डी की वैल्यू भी दी है, तो आप एफ जो बल है उसको परिकलन कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती थी। हमें पृथ्वी बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर ग्रहों की गति तथा चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। मुक्त पतन का अर्थ है जानने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 10.2, एक पत्थर लीजिए, इसे ऊपर की ओर फेंकिए, यह एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचता है और फिर नीचे गिरने लगता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। अतः जब वस्तु पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती है तो हम कहते हैं कि वस्तु मुक्त पतन में है। क्या गिरती हुई वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन होता है? गिरते समय वस्तु की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण है, इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण त्वरण का त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से निर्दिष्ट करते हैं। स्मॉल जी के मात्रक वही है जो त्वरण के अर्थात मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गति के दूसरे नियम में हमें ज्ञात है कि बल द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल है। मान लीजिए क्रियाकलाप 10.2 में पत्थर का द्रव्यमान m है। हम पहले से ही जानते हैं कि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं में गुरुत्व बल के कारण त्वरण लगता है और इसे स्मॉल जी से निर्दिष्ट करते हैं। इसलिए गुरुत्व बल का परिमाण F कैपिटल F द्रव्यमान तथा गुरुत्व त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा, अर्थात F इक्वल टू स्मॉल m गुणा स्मॉल जी। समीकरण 10.4 तथा 10.6 से हमें प्राप्त होता है कि स्मॉल m और स्मॉल g बराबर होता है कैपिटल G कैपिटल M गुणा स्मॉल m अपॉन d की पावर 2। यहाँ पर g स्मॉल g आ गया कैपिटल G कैपिटल M अपॉन d की स्क्वायर, जहाँ पर m पृथ्वी का द्रव्यमान है तथा d वस्तु तथा पृथ्वी के बीच की दूरी है। मान लीजिए एक वस्तु पृथ्वी पर या इसकी सतह के पास समीकरण 10.7 में दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर या इसके समीप रखी वस्तुओं के लिए स्मॉल एम जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M गुणा स्मॉल m अपॉन r की स्क्वायर। स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r की स्क्वायर। पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर या इसके पास जी के मान को लगभग स्थिर मान सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण त्वरण समीकरण 10.7 से ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पे गुरुत्व त्वरण के जी के मान का परिकलन किया है। गुरुत्व त्वरण जी के मान का परिकलन करने के लिए हमें समीकरण 10.9 में कैपिटल जी कैपिटल M और R के मान रखने होंगे। जैसे सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक कैपिटल जी की मान होता है 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस का 2 और पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। पृथ्वी की त्रिज्या r
कैपिटल आर 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर। तो स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G मल्टीप्लाई कैपिटल M अपॉन कैपिटल R की स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर इसकी वैल्यू आ गई 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अतः पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। पृथ्वी के गुरुत्व बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति, यह समझने के लिए कि क्या सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी, किसी ऊंचाई से समान दर से गिरेगी। आइए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 10.3 कागज की एक शीट तथा एक पत्थर लीजिए, दोनों को किसी इमारत की पहली मंजिल से एक साथ गिराइए। देखिए क्या दोनों धरती पर एक साथ पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि कागज धरती पर पत्थर की अपेक्षा कुछ देर से पहुंचता है। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। गिरती हुई गतिशील पर घर्षण के कारण वायु प्रतिरोध लगाती है। कागज पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होता है। इस प्रयोग को यदि हम कांच के जार में करें जिसमें से हवा निकाल दी जाए तो कागज तथा पत्थर एक ही दर से नीचे गिरेंगे। हम जानते हैं कि मुक्त पतन में वस्तु त्वरण का अनुभव करती है। समीकरण 10.9 से वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला यह त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका अर्थ हुआ कि सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए। एक कहानी के अनुसार इस विचार की पुष्टि के लिए गैलीलियो ने इटली में पिसा की झुकी हुई मीनार से विभिन्न वस्तुओं को गिराया। क्योंकि पृथ्वी के निकट स्मॉल g का मान स्थिर है, अतः एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण त्वरण a के स्थान पर स्मॉल g रखने पर भी मान्य रहेंगे। देखिए अनुभाग 8.5 ये समीकरण। स्मॉल v इज इक्वल टू स्मॉल u प्लस ए टी, कैपिटल s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ u तथा v क्रमशः प्रारंभिक तथा अंतिम वेग तथा s वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी है। इन समीकरणों का उपयोग करते समय यदि त्वरण वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा हो तो इसको धनात्मक लेंगे, त्वरण a को ऋणात्मक लेंगे जब यह गति की दिशा में विपरीत लगता है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 10.2 एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है और परिकलन में सरलता के लिए g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए। तो धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी ये निकालना है, और 0.5 सेकंड के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है। यहाँ पर समय t 0.5 सेकंड दिया है। प्रारंभिक वेग u 0 मीटर पर सेकंड है। गुरुत्व त्वरण g 10 मीटर पर सेकंड है। तो कार का त्वरण हो गया a प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अधोमुखी है तो चाल होती है v इज इक्वल टू ए टी, u प्लस ए टी होता है तो u यहाँ पे 0 है तो v इज इक्वल टू ए टी आ गया। तो वैल्यू पुट करने पर v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड आ गया। औसत चाल की वैल्यू होती है u प्लस वी, मतलब फॉर्मूला u प्लस वी अपॉन 2 होता है। तो जो इसकी वैल्यू आ गई, जैसे ही हमने इसमें पुट की u और v की वैल्यू तो 2.5 मीटर पर सेकंड आ गई। तीसरा है तय की गई दूरी, जिसका फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो क्योंकि u की वैल्यू 0 है तो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने पर हमारी जो वैल्यू आई वो आई 1.25 मीटर। तो अतः धरती पर टकराते समय इसकी चाल थी 5 मीटर पर सेकंड और 0.5 सेकंड के दौरान इनकी औसत चाल 2.5 मीटर पर सेकंड और धरती से कगार की ऊंचाई 1.25 मीटर होगी। दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचती है और परिकलन लीजिए वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई तथा वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। तो यहाँ पर क्योंकि ऊपर की ओर फेंकी गई तो दूरी s इज इक्वल टू 10 मीटर आ गया। अंतिम वेग आ गया 0 मीटर पर सेकंड। गुरुत्व त्वरण की वैल्यू होती है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो वस्तु का त्वरण ए इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड होगा, ऊर्ध्वमुखी है। फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, जिसमें वैल्यू पुट करने पर हमारी वैल्यू u इज इक्वल टू आ गया 196 मीटर पर सेकेंड। जब तो अधोमुखी बोला जाता है तो ए पॉजिटिव होता है, अगर ऊर्ध्वमुखी बोला जाता है तो ए नेगेटिव होता है। यहाँ पर हम जो यू की वैल्यू आई वो आई 14 मीटर पर सेकंड, और तीसरा बोला है यहाँ पे वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में लिया गया समय। फॉर्मूला लगा v इज इक्वल टू यू प्लस AT²। v क्योंकि 0 है तो u प्लस AT यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास वैल्यू आ गई t की 1.43 सेकेंड। अतः प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड तथा लिया गया समय t इज इक्वल टू 1.43 सेकेंड आ गया। द्रव्यमान, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। अनुभाग 9.3 हमने यह भी सीखा कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या फिर बाह्य अंतरिक्ष में हो। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है। भार, हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है और यह बल वस्तु के द्रव्यमान तथा पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण त्वरण g पर निर्भर है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। हमें ज्ञात है कि F इज इक्वल टू m गुना a, अर्थात F इज इक्वल टू m गुना g। वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। इसे कैपिटल W से निर्दिष्ट करते हैं। समीकरण में प्रस्तापित करने पर W इज इक्वल टू स्मॉल m गुना g। क्योंकि वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, भार का स्थायी मात्रक वही है जो बल का है, अर्थात न्यूटन भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, इसलिए इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। हम जानते हैं कि किसी दिए गए हुए स्थान पर g का मान स्थिर रहता है, इसलिए किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान स्मॉल m के समानुपाती होता है, अर्थात W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्मॉल m। यही कारण है कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर चाहे पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है क्योंकि स्मॉल g का मान स्थान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, हमने सीखा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है तथा चंद्रमा पर उसका भार कैपिटल W स्मॉल m है। मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान कैपिटल M स्मॉल m है तो इसकी त्रिज्या कैपिटल RM है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लगाने पर चंद्रमा पर वस्तु का भार होगा WM इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m गुणा m बटा R² M। मान लीजिए उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार कैपिटल W E है। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा उसकी त्रिज्या R है। समीकरण 10.15 से हमें प्राप्त होता है WE कैपिटल G कैपिटल M गुणा M बटा R²। जैसे हम वैल्यू पुट करते हैं तो WM की वैल्यू 2.431 मल्टीप्लाई 10⁻10 आती है। WE 1.474 मल्टीप्लाई 10⁻11 G मल्टीप्लाई स्मॉल m। तो यहाँ पर समीकरण 10.1 10.1
8 तथा समीकरण 10.18b से भाग लेने पर हमें प्राप्त होगा WM/WE करना है, तो वैल्यू यहाँ पर वैल्यू आई 1/6। वस्तु का चंद्रमा पर भार तथा वस्तु का पृथ्वी पर भार बराबर हो गया 1/6। वस्तु का चंद्रमा पर भार 1/6 गुना इसका पृथ्वी पर भार है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा। क्योंकि द्रव्यमान m = 10 kg है, तो पृथ्वी का त्वरण g = 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है, तो w = m गुना g आ गया। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते तो ये वैल्यू आ जाएगी 98 न्यूटन। तो वस्तु का भार 98 न्यूटन होगा। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। हमें ज्ञात है कि चंद्रमा पर वस्तु का भार 1/6 गुना का भार होता है, तो W जो m आएगा वो WE/g आएगा। तो 10 बोला है तो 10/6 न्यूटन 1.67 न्यूटन। अतः चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार 1.67 न्यूटन होगा। प्रणोद तथा दाब। क्या कभी आपने सोचा है कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से क्यों दौड़ पाता है। सेना का टैंक जिसका भार 1000 टन से भी अधिक होता है, एक सतत चेन पर क्यों टिका होता है। किसी ट्रक या बस के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं। काटने वाले औजारों की धार तेज क्यों होती है। इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए तथा उनमें शामिल परिघटनाओं को समझने के लिए दी गई वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल प्रणोद तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल दाब की धारणा से परिचित कराना सहायक होगा। प्रणोद तथा दाब का अर्थ समझने के लिए आइए निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें। स्थिति 1, किसी बुलेटिन बोर्ड पर आप एक चार्ट लगाना चाहते हैं, जैसा कि चित्र 10.3 में दर्शाया गया है। यह कार्य करने के लिए आपको ड्राइंग पिनों अपने अंगूठे से दबाना होगा। इस अवस्था में आप पिन के शीर्ष चपटे भाग के सतह के क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं। यह बल बोर्ड की सतह पृष्ठ के लंबवत लगता है। यह बल पिन की नोक पर अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रफल पर लगता है। चार्ट लगाने के लिए ड्राइंग पिनों के अंगूठे से बोर्ड के लंबवत दबाया जाता है, जैसा कि चित्र 10.3 में दिखाया गया। स्थिति 2, आप शिथिल ढीले रेत पर खड़े होते हैं। आपके पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं। अब रेत पर लेटिए। आप देखेंगे कि आपका शरीर रेत में पहले जितना नहीं धंसता। दोनों अवस्थाओं में रेत पर लगने वाला बल आपके शरीर का भार है। आप पढ़ चुके हैं कि भार ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगने वाला बल है। यहाँ बल रेत की सतह पर लंबवत लग रहा है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। जब आप शिथिल रेत पर खड़े होते हैं तो बल अर्थात आपके शरीर का भार आपके पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लग रहा होता है। जब आप लेट जाते हो तो वही बल आपके पूरे शरीर के समकक्ष क्षेत्र के बराबर क्षेत्रफल पर लगता है, जो कि आपके पैर के क्षेत्रफल से अधिक है। इस प्रकार समान परिमाण के बलों का भिन्न भिन्न क्षेत्रफलों पर भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। उपरोक्त स्थिति में प्रणोद समान है, लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग है। इसके प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर है जिस पर वह लगता है। रेत पर प्रणोद का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में अधिक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद को दाब कहते हैं। इस प्रकार दाब प्रणोद बटा क्षेत्रफल है। समीकरण 10.20 में प्रणोद तथा क्षेत्रफल के एसआई मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमें दाब का एसआई मात्रक प्राप्त होता है। यह मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर की पावर -2 है। वैज्ञानिक बैलेंस पास्कल के सम्मान में दाब के एसआई मात्रक को पास्कल कहते हैं, जिसे P से व्यक्त किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रफलों पर लगने वाले प्रणोद के प्रभाव को समझने के लिए एक संख्यात्मक उदाहरण पर विचार कीजिए। जैसे उदाहरण दिया गया है 10.6। एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 kg है। उसकी विमाएं 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। तो लकड़ी के टुकड़े द्वारा मेज पर लगने वाले दाब को ज्ञात कीजिए। यदि इसकी निम्नलिखित विमाओं की सतह मेज पर रखी हो तो A 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर तथा B 40 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर है। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 kg है। इसकी विमाएं 40, 20 और 10। यहाँ लकड़ी के गुटके का भार मेज की सतह पर प्रणोद लगता है, अर्थात प्रणोद F = m गुणा g।
5 kg गुणा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 49 आ गया। सतह का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 20 गुणा 10 200 सेंटीमीटर स्क्वायर 0.02 मीटर स्क्वायर। दाब आ गया 2450 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। जब गुटके को 40 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर विमाओं की सतह पर मेज़ पर रखी जाती है तो ये मेज़ की सतह पर पहले जितना भी प्रणोद लगता है। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है तो ये आ गया 0.08 मीटर स्क्वायर। समीकरण 10.20 से दाब 49 न्यूटन बटा 0.08 मीटर स्क्वायर 612.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर सतह 20 गुणा 10 द्वारा सेंटीमीटर द्वारा लगाया गया दाब 2450 न्यूटन मीटर स्क्वायर है तथा सतह 40 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर द्वारा लगाया गया दाब 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इस प्रकार वही बल जब छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो अधिक दाब तथा बड़े क्षेत्रफल पर कम दाब लगता है। यही कारण है किलों के सिरे नुकीले होते हैं, चाकू की तेज धार होती है तो भवनों की नींव चौड़ी होती है। तरलों में दाब। सभी द्रव और गैस तरल है। ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है। इसी प्रकार तरलों में भी भार होता है तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित हो जाता है। उत्प्लावकता। क्या आप कभी किसी तालाब में तैरे हैं और आपने स्वयं कुछ हल्का अनुभव किया है? क्या कभी आपने किसी कुएं से पानी खींचा है और अनुभव किया है कि जब पानी से भरी बाल्टी कुएं के पानी से बाहर आती है तो वह अधिक भारी लगती है? क्या कभी आपने सोचा है कि लोहे तथा स्टील से बना जलयान समुद्र के पानी में क्यों नहीं डूबता, लेकिन उतनी ही मात्रा का लोहा तथा स्टील यदि चादर के रूप में हो तो क्या वह डूब जाएगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उत्प्लावकता के बारे में जानना आवश्यक है। उत्प्लावकता का अर्थ समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 10.4 प्लास्टिक की एक खाली बोतल लीजिए। बोतल के मुंह में एक वायु रुद्धार्थ से बंद कर दीजिए। इसे एक पानी से भरी बाल्टी में रखिए। आप देखेंगे कि बोतल तैरती है। बोतल को पानी में धकेलिए। आप ऊपर की ओर एक धक्का महसूस करते हैं। इसे और अधिक नीचे धकेलने का प्रयत्न कीजिए। आप इसे और अधिक गहराई में धकेलने में कठिनाई अनुभव करेंगे। यह दिखाता है कि पानी की बोतल पर ऊपर की ओर दिशा में एक बल लगता है। जैसे जैसे बोतल को पानी में धकेलते जाते हैं पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल बढ़ता जाता है जब तक कि बोतल पानी में पूरी तरह ना डूब जाए। अब बोतल को छोड़ दीजिए। यह उछलकर सतह पर वापस आती है। क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस बोतल पर कार्यरत है? यदि ऐसा है तो बोतल छोड़ देने पर पानी में डूबी ही क्यों नहीं रहती? आप बोतल को पानी में कैसे डुबो सकते हो? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे की ओर दिशा में लगता है। इसके कारण बोतल नीचे की दिशा में खींचती है, लेकिन पानी बोतल पर ऊपर की ओर बल लगाता है, अतः बोतल ऊपर की दिशा में धकेली जाती है। हम पढ़ चुके हैं कि वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है। जब बोतल डुबोई जाती है तो बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला ऊपर की दिशा में बल उसके भार से अधिक है, इसलिए छोड़ने पर यह ऊपर उठती है। बोतल को पूरी तरह डुबोए रखने के लिए पानी के एक द्वारा बोतल पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को संतुलित करना पड़ेगा। इसे नीचे की दिशा में लगने वाले एक बाहरी बल को लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। यह बल कम से कम ऊपर की ओर लगने वाले बल तथा बोतल के भार के अंतर के बराबर होना चाहिए। बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। वास्तव में किसी तरल में डुबोने पर सभी वस्तु पर एक उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। पानी की सतह पर रखने पर वस्तु तैरती या डूबती क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 10.5 पानी से भरा एक बीकर लीजिए। एक लोहे की कील लीजिए और इसे पानी की सतह पर रखिए। देखिए क्या होता है। कील डूब जाती है। कील पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की ओर खींचता है। पानी कील पर उत्प्लावन बल लगाता है जो इसे ऊपर की दिशा में धकेलता है, लेकिन कील पर नीचे की ओर लगने वाला बल कील पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से अधिक है, इसलिए यह डूब जाती है। पानी की सतह पर रखने पर लोहे की कील डूब जाती है तथा कॉर्क तैरता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्रियाकलाप 10.6 पानी से भरा बीकर लीजिए। एक कील तथा समान द्रव्यमान के एक कॉर्क का टुकड़ा लीजिए। इन्हें पानी की सतह पर रखिए। देखिए क्या होता है।
कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। ऐसा उनके घनत्व में अंतर के कारण होता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। इसका अर्थ है कि कॉर्क पर पानी का उत्प्लावन बल कॉर्क के भार से अधिक है, इसलिए यह तैरता है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। इसका अर्थ है कि लोहे की कील पर पानी का उत्प्लावन बल लोहे की कील के भार से कम है, इसलिए यह डूब जाती है। इस प्रकार द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती है। द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तु द्रव में डूब जाती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्रियाकलाप 10.7। एक पत्थर का टुकड़ा लीजिए और इसे कमानीदार तुला या रबड़ की डोरी के एक सिरे से बांधिए। तुला या डोरी को पकड़कर पत्थर को लटकाइए, जैसा कि चित्र 10.6a में दिखाया गया है। पत्थर के भार के कारण रबड़ की डोरी को लंबाई में वृद्धि या कमानीदार तुला का पाठ्यांक नोट कीजिए। अब पत्थर को एक बर्तन में रखें। पानी में धीरे से डुबोइए, जैसा कि चित्र 10.6b में दिखाया गया है। प्रेक्षण कीजिए कि डोरी की लंबाई में क्या तुला की माप में क्या परिवर्तन होता है। आप देखेंगे कि जैसे ही पत्थर को धीरे धीरे पानी में नीचे ले जाते हैं, डोरी की लंबाई में या तुला के पाठ्यांक में कमी आती है। तथापि जब पत्थर पानी में पूरी तरह डूब जाता है तो उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। डोरी के प्रसार या तुला की माप में कमी से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हम जानते हैं कि रबड़ की डोरी की लंबाई में परिवर्तन या तुला के पाठ्यांक में वृद्धि पत्थर के भार के कारण होती है, क्योंकि पत्थर को पानी में डुबोने पर इन वृद्धियों में कमी आ जाती है। इसका अर्थ है कि पत्थर पर ऊपर की दिशा में कोई बल लगता है। इसके परिणाम स्वरूप रबड़ की डोरी पर लगने वाला नेट बल कम हो जाता है, इसलिए लंबाई की वृद्धि में भी कमी आ जाती है। जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया यह बल उत्प्लावन बल कहलाता है। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल का परिमाण कितना होता है? क्या किसी एक ही वस्तु के लिए यह सभी तरलों में समान होता है कि किसी दिए गए तरल में सभी वस्तु समान उत्प्लावन बल का अनुभव करती है? इन प्रश्नों का उत्तर आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा प्राप्त होता है, जिसको निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। क्या अब आप स्पष्ट कर सकते हैं कि क्रियाकलाप 10.7 में पत्थर के पानी में पूरी तरह डुबोने के बाद डोरी के प्रसार में और कमी क्यों नहीं हुई थी? आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की जो उन्हीं के नाम से विख्यात है। यह सिद्धांत उन्होंने यह देखने के बाद खोजा कि नहाने के टब में घुसने पर पानी बाहर बहने लगता है। ये सड़कों पर यूरिका चिल्लाते हुए भागे, जिसका अर्थ है मैंने पा लिया। इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने राजा के मुकुट में उपयोग कर सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया। उनकी यांत्रिकी तथा ज्योमेट्री में किए गए कार्यों ने उन्हें प्रसिद्ध कर दिया। उत्तोलक, घिरनी तथा पहिया अधूरी के विषय में उनके ज्ञान ने ग्रीक सेना को रोमन सेना के विरुद्ध लड़ाई में बहुत सहायता की। आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग है। यह जलयानों पनडुब्बियों के डिज़ाइन बनाने में काम आता है। दुग्धमापी को दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होते हैं तथा हाइड्रोमीटर जो द्रव्यों की घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं इसी सिद्धांत पर आधारित है। अपेक्षित घनत्व। आप जानते हैं कि किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर है। विशिष्ट परिस्थितियों में किसी पदार्थ का घनत्व सदैव समान रहता है, अतः किसी पदार्थ का घनत्व इसका एक लाक्षणिक गुण होता है। यह भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के लिए सोने का घनत्व 19,300 kg मीटर -3 है, जबकि पानी का 1000 kg m-3 है। किसी पदार्थ के नमूने का घनत्व इस पदार्थ की शुद्धता की जांच में सहायता कर सकता है। प्राय किसी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व की तुलना में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात है, अर्थात अपेक्षित घनत्व किसी पदार्थ का घनत्व पानी का घनत्व बटा पानी का घनत्व। क्योंकि अपेक्षित घनत्व समान राशियों का एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता।
उदाहरण जैसे चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10⁻³ Kg m-3 है। तो SI मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? तो चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8, अपेक्षित घनत्व चांदी का घनत्व बटा पानी का घनत्व। चांदी का घनत्व बराबर आया चांदी का अपेक्षित घनत्व गुणा पानी का घनत्व, बराबर आया 10.8 गुणा 10⁻³ Kg m-3। आपने क्या सीखा? गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे विश्व में कहीं भी हो। इस प्रकार के नियम को सार्वत्रिक नियम कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है जब तक कि वस्तु अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबद्ध न हो। गुरुत्व बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता है। यह पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर परिवर्तित होता है। इसका मान ध्रुवों से विषुवत पृथ्वी की ओर घटता रहता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान तथा गुरुत्व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु द्रव्यमान स्थिर रहता है। सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबोने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करती है। जिस द्रव में वस्तु को डुबोया जाता है उसके घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव की सतह पर तैरती है। यदि वस्तु का घनत्व डुबोए जाने वाले द्रव से अधिक है तो वे द्रव में डूब जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको महत्वपूर्ण लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।